दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है और ऐसी अनोखी शानदार डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म बार बार नहीं बनती। मूवी की कहानी से लेकर उसका क्लाइमैक्स आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पति पत्नी अपने सिर पर गन लगाकर सुसाइड करने वाले हैं। दोनों गन चलाते हैं लेकिन पत्नी की गन नकली है और पति की गन असली, इसलिए पति मर जाता है। तभी सीन जंप होता है प्रेजेंट में, जहां हमें पता चलता है कि ये अनिकेत नाम का एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड देविका की सोच थी। तब देविका गन की अदला बदली में बड़ी सावधानी रखने को कहती है, क्योंकि जरा सी भी गलती की वजह से अनिकेत की पत्नी की जगह अनिकेत की मौत हो सकती है। लेकिन अनिकेत समझाता है कि उसने अपनी बीवी के लिए सिल्वर कोटेड गन और खुद के लिए ब्लैक गन रखी है और वो पूरी सावधानी रखेगा। एक्चुअली दोस्तों अनिकेत एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है, वहीं देविका एक डेंटिस्ट होती है। दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, जबकि अनिकेत पहले से ही शादीशुदा है और उसकी वाइफ का नाम है अवनी। अफेयर की वजह से अनिकेत अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती। इसलिए अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड देविका के साथ मिलकर अपनी वाइफ को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन वो दोनों अवनी को इस तरीके से मारना चाहते हैं कि वो मर्डर नहीं सुसाइड लगे, यानी कि एक परफेक्ट मर्डर प्लान। क्योंकि कई साल शादी के गुजर जाने के बाद भी अभी तक अवनी को कोई बच्चा नहीं हुआ होता है, जिसको लेकर वो काफी टेंशन में रहती है और मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुकी है। और उसका पति अनिकेत अब उसको मारने के लिए उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। वो देविका के साथ मिलकर प्लान बनाता है और हमें दिखाया भी जाता है कि उसका प्लान कैसे कैसे काम करेगा। परफेक्ट मर्डर का प्लान ये होता है कि अनिकेत अपनी बीवी से कहेगा कि उसे बिजनेस में काफी नुकसान हो चुका है और अब उसके पास कुछ ही दिन का पैसा बचा है जिससे खर्चे चल सके। बहुत जल्दी बैंक वाले भी पैसों के बदले इस घर को जब्त कर लेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे तलाक ले लो ताकि अलग रहकर खुश रह सको, या फिर हम दोनों को मिलकर सुसाइड करना होगा। यहाँ देविका को लगता है कि सुसाइड के लिए अवनी नहीं मानेगी और वो तलाक के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अनिकेत को अपनी बीवी की कमजोरी के बारे में पता होता है। उसे पूरा यकीन है कि अवनी सुसाइड करने का ही डिसीजन लेगी और तब वो असली गन उसके हाथ में दे देगा और नकली गन अपने हाथ में रखेगा। और ऐसा करने से पहले वो दोनों अलग अलग सुसाइड नोट भी लिखेंगे कि हम ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। दोनों मिलकर इस परफेक्ट प्लान के बारे में सोच लेते हैं और इसको फाइनल कर लेते हैं कि अब हमें यही करना है। इसके लिए अनिकेत डिसाइड करता है कि जिस दिन ये काम किया जाएगा उसके एक दिन पहले वो देविका के क्लिनिक से डेंटल चेकअप की अपॉइंटमेंट ले लेगा और अगले दिन वो अपनी बीवी से कहकर जाएगा कि वो अपना ऑफिस में काम जल्दी खत्म करके वापस आएगा, जिसके बाद वो सुसाइड करेंगे। जिसके बाद पहले वो अपने ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन जाके अपनी गन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएगा और फिर ऑफिस के लिए निकल जाएगा। और दोपहर में उसको देविका के क्लिनिक से फोन आएगा चेकअप के लिए, जिसके बाद वो ड्राइवर के साथ क्लिनिक चला जाएगा। क्लिनिक में जाकर वो अपने कपड़े चेंज करेगा और डिलीवरी बॉयज के कपड़े पहनकर बैकडोर से वहां से निकल जाएगा और वहां से जाएगा सीधा घर, जहां वो अपनी बीवी से इमोशनल बातें करने लगेगा और आखिर में उसके साथ वो सुसाइड का काम पूरा करेगा। और जिस तरीके से वो गया था उसी तरीके से वो वापस देविका के क्लिनिक आ जाएगा। इस तरीके से सारे सबूत भी उसके फेवर में रहेंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो ये सारा प्लान बनाकर देविका और अनिकेत उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सारी प्लानिंग करने के बाद अनिकेत अब अपने घर आ जाता है, लेकिन काफी देर तक अपनी दरवाजा खोलती नहीं। तो वो अपने पास रखी चाबी से घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। अपनी बीवी को आवाज लगाता है लेकिन वो सुनती नहीं। पूरे घर में जब वो देखता है तो उसे बेड के नीचे अवनी मिलती है। वो उसे पूछता है कि तुम इसके नीचे क्या कर रही हो। तब अवनी बताती है कि वो दीमक के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसे लगता है कि दीमक धीरे धीरे प्लास्टिक को खाना शुरू कर चुकी है और अगर दीमक प्लास्टिक खाना शुरू कर दे तो दुनिया में से प्लास्टिक का पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि अपनी रिसर्च के लिए अवनी ने कुछ दीमक को अपने पास जमा करके रखा है और एक डिब्बे में उनको डालकर उनके पास एक प्लास्टिक भी डाल रखी है जिसको वो दीमक धीरे धीरे खा रही है। दोस्तों इस मूवी का नाम भी बालवी है और बालवी का मतलब होता है दीमक, और उसका इस कहानी से क्या कनेक्शन है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। खैर इसके बाद हमें अनिकेत और अवनी की बातचीत से पता चलता है कि उन दोनों के बीच काफी सालों से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अवनी अनिकेत पर शक कर रही होती है और अनिकेत को यहाँ पर अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने का पूरा मौका मिल जाता है। वो अवनी की इस बात पर इमोशनल ड्रामा करने लगता है, उसको इमोशनल करने लगता है और बाद में कहता है कि इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे स्ट्रेस हैं कि वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए वो चाहता है कि या तो अवनी उसे तलाक दे दे और अवनी अकेले खुश रहे, या दोनों मिलकर सुसाइड कर लेते हैं। इस बात पर अवनी इमोशनल हो जाती है और अनिकेत से माफी मांगती कि उसने उस पर शक किया। अब जैसा अनिकेत चाहता था अवनी ने वैसे ही किया। वो तलाक लेने के लिए रेडी नहीं होती और सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। वो तुरंत सुसाइड करना चाहती है, जिस पर अनिकेत उसे रोकता है और कहता है कि कल बैंक से कुछ लोग आएंगे और उसके घर का सामान जब्त करके ले जाएंगे, इसलिए जब वो सामान ले जाएंगे उसके बाद वो ऑफिस जाएगा
क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद ऑफिस के लोगों के साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए वो ऑफिस जाके ऑफिस का काम निपटाकर जल्दी घर आ जाएगा और फिर दोनों मिलकर सुसाइड करेंगे, जिस पर अवनी रेडी हो जाती है। इसी बीच अवनी उसे अंशुमन के बारे में बताती है। दरअसल अंशुमन मेंटल थेरेपिस्ट है जो रोज दोपहर में थेरेपी देने के लिए घर पे आता है। लेकिन अनिकेत अवनी के मान जाने पर उसकी मौत को लेकर मन ही मन इतना खुश होता है कि अवनी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता कि वो क्या कह रही है। अब अगले दिन कुछ लोग उसका सामान लेने के लिए सच में घर में आते हैं और उसका घर का सारा सामान ले जाते हैं। सिर्फ एक सोफा और झूमर वहां रह जाता है, जिसको वो बाद में लेके जाएंगे। दरअसल ये लोग अनिकेत के ही जानने वाले होते हैं और अनिकेत ने उनसे ये कहा होता है कि वो बीवी से छुपाकर घर को रिनोवेट करवाना चाहता है और अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए सब चुपचाप सारा सामान लेके चले जाएं, उसकी बीवी से कोई कुछ बात ना करे। और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, सारा सामान लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद अनिकेत अपने प्लान के अकॉर्डिंग अनिकेत अवनी से ऑफिस जाने का बोलकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ऑफिस जाने से पहले अनिकेत पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पे अपने गन मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाता है कि उसने अपने घर, ऑफिस, गोडाउन सब जगह देख लिया, उसकी गन मिसिंग है। और एफआईआर की कॉपी लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे देविका के क्लिनिक से चेकअप के लिए फोन आता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ क्लिनिक के लिए निकल जाता है। क्लिनिक पहुंचकर वो जीरोक्स की दुकान पर जीरोक्स के लिए कुछ कॉपी देता है, जिनको वो बाद में उठाएगा। और देविका के क्लिनिक में जाकर फूड डिलीवरी के कपड़े पहनता है और बैक डोर से बाहर आकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब घर पहुंचकर वो डोरबेल बजाता है, लेकिन अवनी दरवाजा खोलती ही नहीं। इधर वो लेट हो रहा है, इसलिए अपनी चाबी से दरवाजा खोल लेता है और अंदर जाकर देखता है तो ये क्या, अवनी घर के फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। अनिकेत को लगता है कि उसने नींद की गोली ज्यादा खा ली है और मौका देखकर वो अवनी के हाथ में गन रखकर अपने हाथ से उसके सर पर गोली चला देता है, जिससे अवनी मर जाती है। इधर देविका अपनी क्लिनिक में उसके लौटने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो लेट हो चुका है। तभी एक औरत बुजुर्ग महिला को इमरजेंसी में दिखाने के लिए लेकर आती है और तुरंत ट्रीटमेंट के लिए काफी बहस करती है, क्योंकि देविका उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। अब देविका उसे अंदर कैसे बुलाए? अगर अंदर बुलाती तो पता चल जाता कि पेशेंट है ही नहीं और सारी प्लानिंग फेल हो जाती। इसलिए वो केबिन के बाहर ही उसका ट्रीटमेंट करने लगती है और उसी समय अनिकेत वापस आ जाता है। लेकिन देविका केबिन में है नहीं, अंदर कैसे आए? तो दूसरी तरफ जाकर वो विंडो के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे देविका उसको देख लेती है और केबिन में आके विंडो ओपन करके उसको अंदर बुला लेती है। अब अंदर आकर कपड़े चेंज करता है, नीचे की दुकान से जीरोक्स कॉपी उठाता है और ड्राइवर के साथ ऑफिस चला जाता है। इस तरह उसका ड्राइवर और क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज इस बात का सबूत होते हैं कि जब अवनी का कत्ल हुआ तब अनिकेत क्लिनिक में था। इसके बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है और 2 बजने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेली 2 बजे उसके घर पर मेड आती है और जब मेड आएगी, अवनी का कत्ल देखेगी तो उसे कॉल करेगी ही करेगी। तब वो पुलिस को लेकर अपने घर जाएगा। लेकिन 2 बजे का टाइम निकल गया, मेड का फोन नहीं आया। अनिकेत को टेंशन हो जाती है। वो खुद अपनी मेड को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद वो खुद अपने ड्राइवर को लेकर घर पहुंचता है, लेकिन खुद अंदर जाएगा तो उसके फेवर में सबूत कैसे रहेगा? इसलिए खुद बाहर खड़ा होकर ड्राइवर को अंदर भेजता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है और तुम अंदर जाकर फाइल ले आओ। जिसके बाद उसका ड्राइवर अंदर जाता है, लेकिन वो वापस आकर उससे कहता है कि अंदर तो कोई भी फाइल नहीं है। तब अनिकेत हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसने अवनी की डेड बॉडी को अंदर कैसे नहीं देखा। जिसके बाद वो खुद अंदर जाता है और जाकर देखता है तो ये क्या, अवनी की लाश तो छोड़ो, वहां पे एक खून का धब्बा तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अनिकेत बहुत परेशान हो जाता है। आखिर अवनी की लाश गई कहाँ? बड़ी टेंशन वाली बात है ये तो। ड्राइवर को वो ऑफिस भेज देता है और घबराकर देविका को फोन करके बुलाता है। देविका भी तुरंत उसके घर पहुंचती है और दोनों मिलकर पूरे घर में अवनी की लाश को ढूंढने लगते हैं। कहीं भी अवनी की लाश नहीं मिलती। सबसे बड़ा सवाल है, लाश गई कहाँ? इसी बीच अनिकेत को बाथरूम में अवनी का प्रेगनेंसी किट मिलता है, जो कि पॉजिटिव होता है। और ये देखकर देविका भड़क जाती है और अनिकेत को झापड़ मार देती है। उसे लगता है कि अनिकेत का रिश्ता तो अभी भी उसकी वाइफ के साथ चल रहा था। मतलब देविका को अवनी की लाश से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ रिलेशन में क्यों था। लेकिन अनिकेत उसे समझाता है कि सालों से उसकी और अवनी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था और उसे नहीं पता कि ये किट किसकी है। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिकेत के नंबर पर एक कॉल आता है, जिस पर एक आदमी उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों की प्लानिंग के बारे में सब पता है और अगर तुम बचना चाहते हो तो जो एड्रेस दे रहा हूँ उस पर तुरंत यहाँ आ जाओ। जिसके बाद देविका और अनिकेत तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उन्हें और कोई नहीं बल्कि अवनी का मेंटल थेरेपिस्ट अंशुमन मिलता है और अंशुमन के पास मिलती है अवनी की लाश। अब अंशुमन यहाँ खुलासा करता है कि मैं अक्सर सेशन के लिए तुम्हारे घर आया करता था। तुम्हारी बीवी अवनी बहुत ही डिप्रेशन में थी और बात बात पर मरने की बात करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको थेरेपी सेशंस के दौरान समझाया करता था। इसलिए मैं और अवनी क्लोज आ गए और एक दिन अवनी प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट आज ही किया था। उसने सुबह फोन करके मुझे बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए और मैं अनिकेत को तलाक दे दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर मैंने उसे मना किया तो मुझसे फोन पर ही लड़ने लगी। तो मैं क्या करता?
जिसके बाद मैंने उसे मारने का ऐसा प्लान बनाया कि उसकी मौत एक सुसाइड लगे। इसलिए मैं आज दोपहर जब उसके पास गया तो उसे उसकी दवाओं का ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इससे सभी को ये लगता है कि डिप्रेशन की वजह से उसने ओवरडोज ले लिया होगा और वो मर गई। और जब ओवरडोज देने के बाद वो मर गई थी तो मैं टॉयलेट गया, लेकिन इतनी देर में तुम वहां पे आ गए और मैंने तुम्हें अपनी बीवी को गोली मारते हुए देख लिया। जब तुम वहां से चले गए तब मैं अवनी की लाश को लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि अवनी की लाश कोई और देखता तो वो पुलिस को बुलाता और हम तीनों फंस जाते, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति दो तरीके से नहीं मर सकता। इसलिए हम तीनों को ही अवनी की लाश को ठिकाने लगाना होगा ताकि हम तीनों सेफ हो जाएं। हालांकि इसके बाद तीनों एक दूसरे पर काफी सारे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे से काफी झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन फाइनल फैसला यही होता है कि अवनी की बॉडी को आज ही रात तीनों हाईवे पर किसी कॉर्नर पर जाकर दफना देंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, उस दिन है 31st नाइट, जिसकी वजह से हर जगह चेकिंग चल रही है। इसलिए वो उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखने की बजाय उसको सीट पर ऐसे बैठा लेते हैं जैसे उसकी तबीयत खराब हो और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। बीच बीच में उनके बीच में कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इसी बीच उन्हें एक सुनसान जगह मिलती है जहां वो गड्ढा खोदना शुरू करते ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर कैंपिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें वो गड्ढे को आधा छोड़कर ही वहां से निकलना पड़ता है। अब वो तीनों काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता जा रहा है और एक लाश को गाड़ी में लेकर घूमना पड़ रहा है। तभी रास्ते में अचानक उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जो उनको रोक लेता है। वो तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन असल में वो पुलिस वाला एक औरत को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए उन लोगों से कहता है, क्योंकि उस औरत का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे हॉस्पिटल जाना होता है और उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाइक पे नहीं छोड़ सकता। अब पुलिस वाले की बात सुनकर वो तीनों टाल नहीं पाते, इसलिए उस औरत को अपनी कार में बिठा लेते हैं। यहाँ पे भी काफी कॉमेडी दिखाई गई है। वो औरत काफी ज्यादा बात करने वाली होती है और बार बार अवनी को देख रही होती है, उसको शक हो रहा होता है, बार बार उसके बारे में सवाल कर रही होती है और वो तीनों झूठ बोल रहे होते हैं। सामने अचानक कोई आ जाता है जिस वजह से गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़ते हैं और सबको झटका लगता है। लेकिन जब वो औरत देखती है कि इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी इन मैडम की नींद नहीं खुली, तब वो समझ जाती है कि ये तो डेड बॉडी है। जिसके बाद वो हल्ला मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, पुलिस को फोन करने की बोलने लगती है। इसलिए अनिकेत उसके सिर पर बोतल से अटैक कर देता है और वो औरत वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। अब वो तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की बाइक चल रही थी, उन्हें हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाने में मदद करने के लिए। अब वो अपनी गाड़ी को रोक भी नहीं पाते और दूसरे रास्ते पर मुड़ भी नहीं पाते। बड़ी आफत है ये तो। अब वो इंस्पेक्टर वापस आ जाता है, कहता है कि मेरे पास में लेडी ने फोन किया था, लेकिन जब वो पास आके लेडी को देखता है तो उसे पता चलता है ये तो मर चुकी है और वो उन तीनों को गन पॉइंट पे ले लेता है और अपने सीनियर पुलिस वाले को फोन करने वाला होते ही है कि तभी हम देखते हैं कि देविका उसको गोली से उड़ा देती है। एक्चुअली देविका भी अपने साथ में निकेत की गन लाई हुई होती है। अब एक लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन अब उनके पास में 3-3 लाशें होती हैं ठिकाने लगाने के लिए। हाईवे का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो तीनों लाशों को ठिकाने लगा सके। इसी बीच उन्हें रोड पर एक लोडिंग गाड़ी मिलती है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ होता है और उसमें आग भी लगी होती है। वो तीनों सोचते हैं कि इन तीनों की लाशों को भी इस गाड़ी की आग में डाल के डीजल से आग लगा देंगे, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब वो लाशों को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर अभी जिंदा है और जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और पीछे से कुछ आदमी भी उस गाड़ी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो तीनों वहां से लाशों को लेकर निकलने लगते हैं। तभी अनिकेत को ऐसा लगता है कि उस गाड़ी के ड्राइवर ने उन तीनों को उन लाशों के साथ में देख लिया है, इसलिए वो उस आदमी के ऊपर और गाड़ी के ऊपर डीजल डालकर उसको वहीं जला देता है ताकि ये सबूत भी यहीं खत्म हो जाए। ऐसे में 4 मर्डर हो चुके होते हैं। अब घूमते घूमते पूरी रात निकल जाती है, सुबह के 5 बज जाते हैं, जिसके बाद वो वापस अनिकेत के घर पे आ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब अगली रात को हाईवे पर वापस जाएंगे और मौका देखकर तीनों लाशों को दफन कर देंगे। अब वो तीनों लाशों को सोफे पर बिठा देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर। और दोस्तों तभी ऊपर से गिरता है झूमर और वो उन तीनों के सिर पर इस तरीके से गिरता है कि उन तीनों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब पुलिस वहां पे आती है तो वहां पे 6 लाशों को देखकर हैरान हो जाती है। उन्हें ताज्जुब होता है कि 3 लाशें जमीन पर हैं और 3 लाशें सोफे पर हैं, ऐसा क्यों और ये लोग एक साथ मरे कैसे। तभी पुलिस की नजर झूमर पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि झूमर गिरने से ये 3 लोग मरे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये झूमर ऊपर से अचानक गिर कैसे गया। तभी उसकी नजर पड़ती है नायलॉन की उस रस्सी पर जिससे झूमर बंधा था और उस रस्सी पर काफी दीमक लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो रस्सी टूट गई थी और वो झूमर नीचे गिर गया था। मतलब अवनी जिन दीमक पर रिसर्च कर रही थी वो सच में प्लास्टिक खा रही थी और उसी दीमक की वजह से अवनी के कातिलों की मौत हुई। अगर ये कहा जाए कि अवनी की दीमक ने उसके कातिलों से उसकी मौत का बदला ले लिया तो गलत नहीं होगा। खैर दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।